आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय सुषम बेदी का लिखा हुआ एक लघु उपन्यास कतरा दर कतरा, धारावाहिक रूप से। आज सुनिए उपन्यास का अंतिम शेष भाग 4। पिछले तीसरे भाग में आपने सुना था कक्कू की मानसिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। उसकी मानसिक परेशानियां डॉक्टरों की समझ और पकड़ से बाहर थीं। अब सुनिए उपन्यास का अंतिम शेष भाग। अस्पताल से लौटकर भी पिताजी को चलने फिरने लायक होने में काफ़ी दिन लग गए थे। वे लगातार कक्कू से मिलने जाने की ही बात करते। भैया भाभी लौट गए थे, पिताजी को ले जाने वाला कोई था नहीं। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो माँ ने बताया कि पिताजी स्कूटर चलाकर खुद ही शाहदरा चले गए थे। पिताजी लौटे तो उनका अपना चेहरा ही थकान और फिक्र से काला पड़ा हुआ था। माँ से बोले, वो तो वहाँ कुछ खाता नहीं, कई दिनों से उसे बुखार चल रहा है, खांसी भी कर रहा है, बड़ा बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने। थोड़ी देर बाद कहा, सुबह कुछ खाना बना देना, घर का खाना शायद कुछ खा ले, अपने सामने खिला कर आऊँगा। पिताजी की हालत ऐसी नहीं दिख रही थी कि वे सुबह दोबारा जा सकें, पर किसी के मना करने से कुछ होना भी नहीं था। सवाल भी तो कक्कू का था। माँ ने सुबह 5 बजे उठकर पकवान बनाने शुरू कर दिए थे, वे भी सिर्फ अपने हाथ से। कक्कू की मनपसंद बादाम की खीर, पूरियाँ, रसमिसे आलू की तरकारी और बैंगन का भरता। पिताजी नाराज हुए, उसको तो बुखार चल रहा है, इतना खाना कैसे खाएगा। माँ ने उल्टे झटपट सब्जियों का सूप भी तैयार कर दिया। आप ले तो जाओ, जो भी खाए 2-4 चीज़ें होंगी तो कुछ तो खाने का मन कर ही आएगा, ना खाए तो कोई और खा लेगा या पड़ा रहेगा, ले जाने में तो कुछ हर्ज नहीं। बड़ा सा 5 डिब्बों वाला टिफ़िन कैरियर उठाकर पिताजी बोले थे, इतना भारी कर दिया है, 40 मील। माँ खट से बात काट कर बोली थी, आपने कौन सा कंधे पर उठाना है, उठाएगा तो स्कूटर ही। पिताजी की ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि खुद तो कक्कू के लिए हर तरह की भागा दौड़ी करते, पर जब माँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करती तो नाराज होते। कक्कू ने चखा सब कुछ पर खाया कुछ नहीं, सिर्फ सूप ही पिया। भरे डिब्बे वापस आए, देख माँ को ठेस सी लगी, फिर बोली, चलो कुछ तो उसके अंदर गया। मैं सोच रही थी कि क्या इन स्वादों में कक्कू के लिए घर साकार हुआ होगा। पिताजी हर दूसरे तीसरे रोज खाना लेकर चल पड़ते थे कक्कू की ओर। इतवार की छुट्टी ही बस इसलिए थी। पर कक्कू का ना तो बुखार ठीक हो रहा था, ना खांसी ही थमने को आ रही थी। हालत बिगड़ती गई तो डॉक्टर ने खुद ही पिताजी से कहा, हमारे पास इनकी सही देखरेख नहीं हो पाएगी, आप इन्हें घर ही ले जाइए, किसी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। कमजोरी बहुत है, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो रहा, शायद कुछ हवा बदलने से तबीयत सुधरे। बीए के सालाना इम्तिहानों का आखिरी पर्चा देकर उस दिन जब मैं घर आई तो देखा माँ कक्कू के कमरे की सफाई करने में जुटी हुई थी। महरी पोछा लगा रही थी और वे खुद कोनों में पड़ी चीज़ों की झाड़ पोछ कर रही थीं और साथ ही साथ महरी को भी हिदायतें दिए जा रही थीं। पलंग के नीचे भी अच्छी तरह लगा, इस ट्रंक के पीछे भी धूल कतई नहीं होनी चाहिए, उसे पहले से ही बड़ी खांसी लगी हुई है। माँ, क्या कक्कू आज आ रहा है? हाँ, तू बाजार से थोड़ा फल लेती आना, किस्नू से कहना सब्जियों का शोरबा तैयार कर ले, पता नहीं क्या पसंद करे वो। लगभग 9 महीने बाद बेटा घर आ रहा था। घर का माहौल किसी नए बच्चे के आने की तैयारी जैसा ही मशगूल था, लेकिन इस मसफूरियत में उल्लास नहीं था। चाचा जी पिताजी के साथ गए थे कक्कू को लिवाने। पिताजी और चाचा जी के कंधों का सहारा लेकर चल रहा था कक्कू। अपने सहारे चलने की ताब ही नहीं रही थी उसमें। कंधे आगे को झुकाए थे। कक्कू पहचान में नहीं आता था। गाल एकदम पिचके हुए, आंखें भीतर को धंसी, जिस्म पर मांस की परतें इतनी महीन हो गई थीं कि हड्डियों को ढकने की कोशिश बेकार साबित हो रही थी। चेहरे पर ना कोई रंग न रौनक, एकदम बुझा बेसरोकार सा चेहरा। कोई किसी की भी पहचान वहाँ नहीं थी। बस थी एक गहरी थकान, एक उदास और उचाट थकान। उसने ना तो मुझको दीदी कहा, न माँ को माँ। माँ ने बिना वक्त जाया किए झटपट उसे पलंग पर लिटाने की कोशिश की। लिटाते ही उसे जोर की खांसी उठी और खांसी के साथ ही ढेर सारा बलगम बाहर को बह आया। मैं भागकर गुसलखाने से कपड़ा धोने वाली चिलमची उठा लाई। इतनी बलगम थी जैसे कै हुई हो। वो देर तक चिलमची में थूकता रहा।
चाचा जी के चेहरे पर चिंता उभरी। इसे जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना होगा, टेस्ट वगैरह करने होंगे, ये तो तपेदिक के सिम्टम्स हैं। घर पर बिजली गिरी थी, जिसकी पहली तकलीफ से हम अभी समझौता नहीं कर पाए थे, अब ये दूसरा वज्रपात कैसे सहन होगा। जब तक टेस्टों के परिणाम नहीं आए, हम घबराहट और उम्मीदों दोनों के पलड़ों में डोलते उस टंगी हुई तलवार के गिरने का इंतज़ार करने लगे। जो डर, वहम और शक हम सबको आतंकित किए थे, वे सच ही निकले। कक्कू के टेस्टों के परिणाम पॉजिटिव थे। पिताजी को सदमे ने एकदम तोड़ दिया था। इस प्रहार के महीने भर में ही उनको दिल का दौरा पड़ा था। फिर से अस्पताल के फेरे, भाग दौड़, बीमार कक्कू घर पर। अस्पताल में पड़े पिताजी को कक्कू की ही फिक्र लगी रहती। पिताजी जैसे मुस्कुराना ही भूल गए थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, आई हैव बीन ए फेलियर इन माई लाइफ। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मेरी ही गलतियाँ, मेरे ही बिगाड़ने का फल है जो आज ये हालत हो गई, वरना कक्कू भी कुछ बन गया होता। उस गहरे, खुद को चीर देने वाले अफसोस की धार को कुंद करने वाले कोई भी सही शब्द मैं अपने कोश में नहीं खोज पाई। उनको ऐसा अपने आप में जुड़ा, चट्टान की तरह टिका और शांति से जिम्मेवारी के फैसले लेते, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। कक्कू और पिताजी के बीच अस्पताल और घर के चक्कर लगाते उन्होंने कभी थकान की शिकायत नहीं की, कभी निकम्मे बैठकर आंसू नहीं बहाए। दिन रात काम में जुटी रहती। कभी कक्कू को संतरे का जूस देना है तो अभी पिताजी को मीट का शोरबा पहुंचाना है। कब शशि पिताजी के पास अस्पताल में रुकेगी और कब माँ या किस्नू। भैया को बुलाना है तो कितने दिन के लिए। हर बात का फैसला माँ ही लेने लग गई थी। बिना किसी के पकड़ाए अपने आप ही माँ ने सारे घर की बागडोर थाम ली थी। भैया आए तो माँ ने कहा, और तो सब तू कर ही रहा है, अब शशि के लिए कोई लड़का ढूंढना भी शुरू करो। बाप के होते होते लड़की के हाथ पीले हो जाने चाहिए। इस घर की तो यूं भी बदनामी हो रही है, जितना जल्दी शुभ काम हो जाए तो हो जाना चाहिए। मुझे माँ की ये बात बड़ी अजीब और कठोर लगती थी। घर में हाहाकार मचा हो और इनको मेरी शादी की पड़ी है। मैं शादी कर लूँगी तो कक्कू की देखभाल कौन करेगा? तेरे से देखभाल नहीं करवानी उसकी, हम किस लिए हैं, अपने आप कर लेंगे। लड़कियां तो पराए घर की होती हैं, कक्कू के मारे तुझे घर में थोड़े न रखेंगे। माँ का हर ऐसी बात में बड़ा साफ सुथरा मत था। उस पर विचार विनिमय हो ही नहीं सकता था। उनके अपने अटल नियम थे। वे खुद बड़ी बेरहमी से उन नियमों का पालन करती थीं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखती थीं, खास तौर पर बड़े भैया से। भैया माँ की नियमावली का पूरा ध्यान रखकर चला करते थे। एक दिन मैंने भैया को माँ से कहते सुना, शशि के लिए मैंने कई जगह बात की है, लड़के तो 2-3 हैं, पर सवाल ये है कि उनसे देखा दिखाई कैसे की जाए, घर पर तो बुला नहीं सकते। क्यों? और कहते ही माँ की नज़र कक्कू के कमरे पर पड़ी और वे चुप हो गईं। एक लंबी सांस लेकर कहने लगी, अब कैसे करें? मैं सोचता हूँ अभी रुक जाओ, लड़के वाले घर देखे बिना तो शादी करेंगे नहीं। कक्कू एक बार अस्पताल चला जाए फिर दिखाते रहेंगे। लेकिन कक्कू इतनी जल्दी अस्पताल? माँ तुम उसे ज़्यादा दिन घर नहीं रख सकती, टीबी तो छूत की बीमारी है, उसे जल्द से जल्द अस्पताल भेजना होगा। बहुत दिनों बाद मैंने माँ को फिर से बिफरते देखा था। मुश्किल से तो कुछ ठीक हुआ है, अस्पताल में कौन इसकी परवाह करेगा। कक्कू सच में बहुत बेहतर दिखने लगा था। माँ अपने हाथों से उसे फलों का रस, दलिया, सूप और उबली सब्जियों के हल्के और पौष्टिक खाने खिलाती। उसका जिस्म भी कुछ भरा था, चेहरे पर थोड़ी रौनक आने लगी थी। यूं माँ को उसकी छूत का ध्यान तो था, इसलिए वे मुझे या भैया को उसके करीब नहीं जाने देती थीं, पर खुद अपनी परवाह किए बिना वे हरदम उसकी टहल में लगी रहती। इसीलिए उन्हें लगता किसी और को तो कक्कू से खतरा नहीं, तब वो क्यों न घर पर ही रहता रहे। यूं भी उन दिनों हम लोगों ने अपने आप को सामाजिक दायरों से काट कर रखा हुआ था। न किसी को घर पर बुलाया जाता था, न किसी के बुलाने पर हम कहीं जाते। कक्कू को लेकर मन में हीन भाव सा बना रहता, एक नासूर सा जैसे पूरे परिवार पर उग आया था। बुआ, मामा, मौसी जब अपने बच्चों की सफलता की लंबी चौड़ी कहानियां सुनाते तो माँ पिताजी का दर्द और भी तीखा हो जाता। कक्कू जैसे पूरे घर के लिए शर्मनाक स्थिति बन गया था। धीरे धीरे इस शर्म का एहसास उसकी तकलीफ से बड़ा बनता जा रहा था। वो ठीक हो रहा है या नहीं, इससे भी बड़ी बात थी कि कैसे उसके जिक्र की बेआरामी से बचा जाए। अपनी
और अपने परिवार वालों की इस मन स्थिति को कुछ महसूस करने के बावजूद मैं तब तक स्वीकार नहीं कर सकी जब तक कि ये स्थिति अपनी पूरी कुरूपता के साथ हमारी आंखों के आमने सामने नहीं खड़ी हो गई। और ऐसा तब हुआ जबकि भैया और माँ मेरे हाथ पीले कर देने की फिराक में थे। भैया ने खोजबीन करके अस्पताल का पता लगा ही लिया। दिल्ली के आसपास ही हमारे घर से 25-30 मील की दूरी पर ऐसा अस्पताल था जहां कक्कू का इलाज हो सकता था। इस तरह से उसे बहुत दूर भेजने की ज़रूरत नहीं थी और माँ पिताजी उससे मिलने भी जा सकते थे। कक्कू को अस्पताल भेजना वैसा ही था जैसे कि घर की गंदगी को बाहर फेंकना। गंदगी बाहर फेंकने के बाद एक तसल्ली सी होती है, एक बोझ सा उतरता है और उसके साथ ही कहीं ये इंतज़ार भी बना रहता है कि बाहर फेंका गया कूड़ा जल्दी ही म्यूनिसिपैलिटी वाले उठाकर ले जाएं, इससे पहले कि वो आने जाने वालों की नज़रों में खटके। कक्कू के जाते ही गंधक जलाकर उसका कमरा शुद्ध करवाया गया तो दीदी ने भी मुझे लिखा, अब मैं बच्चों के साथ आप लोगों को मिलने आऊँगी। कक्कू की वजह से मुझे आने ही नहीं देते थे, कहते थे बच्चों का रिस्क लेना ठीक नहीं। भैया कहने लगे, घर अब डिसइंफेक्ट हो गया है, अब शशि के लिए लड़का देख लेना चाहिए। कुछ दिन बाद ही बोले, मेरे एक दोस्त ने एक लड़का बताया है, इंजीनियर है, बाप का बिजनेस है, अच्छे खाते पीते लोग हैं, परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं, दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, इकलौता लड़का है। माँ पिताजी एक और मुझे हर तरह से बड़े बेजार से दिखते थे, पर वहीं दुनियादारी के प्रति उनकी चेतना मुझे दंग कर देती थी। दोनों ही कहने लगे कि ये शुभ काम तो हो ही जाना चाहिए। पिताजी भी रिटायर होने वाले थे। उनकी इच्छा थी कि सरकारी बंगले से ही शादी हो जाए, वरना रिटायर होने पर ही बंगला छोड़ना पड़ता और अभी अपना कोई घर तो बना नहीं था हमारा। मैं एमए करना चाहती थी। पिताजी को मेरे एमए करने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, उल्टे उन्हें तो मेरे आगे पढ़ने का चाव ही था। पर माँ को हड़बड़ी सी मची थी कि अच्छा लड़का मिले तो जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, इससे पहले कि कक्कू की बात और फैले। ये सारा खेल घर की बैठकों में ही रचा जाता है। घर की हर गंदगी, हर उथल पुथल बैठक के करीने से सजे सोफों के नीचे दबा दी जाती है, कहीं अधखुले दरवाज़ों से कुछ झांक न जाए, इसलिए सारे दरवाज़ों पर मोटे मोटे पर्दे भी मढ़ दिए जाते हैं। पर कहीं अपने आप तक से भी छुप सकते हैं ये दाग, ये जख्म। मुझे देखने आया लड़का अपने माँ बाप के बीचों बीच सोफे पर बैठा था, मैं और भैया ठीक उनके सामने वाले सोफे पर, पिताजी बाईं ओर की कुर्सी पर, हमसे कुछ दूरी पर। माँ रसोई में किस्नू को चाय वगैरह की हिदायतें दे रही थीं। हमारे और उनके सोफे के बीच फासला काफ़ी एक मेज का सा था, जिस पर शीशे के कुछ खिलौने सजे थे। मेज भी शीशे की ही थी, पर उसका पारदर्शीपन बरसों की धूल के बाद धुंधला गया था, कुछ खरोंचें भी आ चुकी थीं। मुझे उन लोगों की ओर इस तरह सीधा देखना बड़ा अजीब लग रहा था, जबकि खास तौर से लड़के के माँ बाप मुझे घूरे ही जा रहे थे। मैं सहज होने की कोशिश में बातचीत में हिस्सा लेने लग गई थी। अचानक लड़के की माँ ने पूछा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं मुंह खोलने ही वाली थी कि भैया बोल पड़े, 5। शशि ही सबसे छोटी है, बाकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, मेरा दूसरा भाई भी शादीशुदा है। मैं अचकचाई सी भैया को देखती रही। पिताजी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। तो कक्कू अभी से हम सबके लिए निश्शेष हो गया था। इस बार उसे अस्पताल भेजना क्या उसके अनस्तित्व की घोषणा थी? क्या किसी का बीमार होना इतनी शर्मनाक बात होती है कि उसकी हस्ती तक को नकार दिया जाए, उसका अस्पताल का कमरा मरघट का चौखटा मान लिया जाए? और ये सब कितनी आसानी से, सिर्फ संख्या के फेर से हो गया? नहीं 6 नहीं 5 भाई बहन हैं। मैं जानती हूँ कि भैया ये सब मेरे भले के लिए ही कह रहे थे। परिवार में कोई भी कमी होने पर शायद ये रिश्ता ना हो। लोग कहें कि भाई पागल हो गया तो शायद लड़की में भी ऐसे ही कुछ बीज होंगे। सब जानते बूझते भी बहुत क्रूर लगी थी भैया की ये बात, और उतनी ही क्रूर थी मेरी अपनी कायरता, मेरा स्वार्थ, जो भैया की बात को काट कर ये ना कह सका कि नहीं, मुझसे भी छोटा मेरा एक भाई है, वो बीमार है, अस्पताल में है। कितने क्रूर हैं हम, और कितना क्रूर है हमारा समाज, जो बाहरी रंग रूप को सही बनाए रखने के लिए अपने रक्त को नकारने पर मजबूर कर देता है। मुझे मालूम था कि कक्कू की बीमारी का कहते ही सामने वाले सोफे से सवालों के अनगिनत तीर छूटते, जिनको परास्त करने का कोई ब्रह्मास्त्र हम में से किसी के पास भी नहीं था।
यूं भी घाव पर जमी पपड़ी एक बार छिल जाए तो घाव बिगड़ जाता है। दोबारा भरने में जाने कितना वक्त लगे, या क्या पता भरे ही ना, बिगड़ता ही जाए। जैसे एक झूठ को ढकने के लिए कितने ही झूठ बेनिशाने लगे तीरों की तरह नकारा हो जाते हैं। पता नहीं क्या कुछ और कितना कहना पड़ जाता है, और बात फिर भी बनती नहीं। बात तो खैर बनी ही नहीं, वहाँ रिश्ता हुआ ही नहीं। पर कक्कू के अस्तित्व को नकार कर जो चोट मुझे लगी, उसका दर्द आज भी पूरी तरह से गया नहीं। शायद इसीलिए पूरी सजगता और हक के साथ अंशु के अस्तित्व को न केवल खुद स्वीकारती हूँ, बल्कि दूसरों से उसके स्वीकार के लिए लड़ती भी हूँ। और जिस सामाजिक दायरे में अंशु को स्वीकारा नहीं जाता, उससे मैंने खुद को ही काट दिया है। इसीलिए अब अशोक और मेरे दो अलग अलग सामाजिक दायरे हैं। अशोक तो उन तथाकथित स्वस्थ लोगों के दायरे में घूमता है जो 5 सितारा होटलों में रोज रात जश्न मनाते हैं, काला पैसा बनाते उड़ाते हैं और ज़िंदगी की असलियतों से बहुत दूर रोशनियों की चकाचौंध में धुत पड़े रहते हैं। मेरे समाज में वे जूझती माएँ हैं जिनके बच्चों से अंशु खेलता है, उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ हंसता रोता है और किलकारियाँ या चीखें मारता है। उन बच्चों के भी विरासती समाज ने उन्हें ठुकरा दिया है, पर हम सब ने मिलकर अपना ही समाज बना डाला है, जिसमें दूसरे को देखकर कोई हीन भाव नहीं उठता, असहायता हावी नहीं रहती। सब वैसे ही उन्मुक्त भाव से खेलते हैं जैसे ये सारी दुनिया उन्हीं की हो, उन्हीं के लिए बनी हो, उन्हीं के होने से हो। इन भोले मासूम बच्चों को क्या पता कि उनसे क्या छिन गया है। तब जो भी पल इस दुनिया में बिताने हैं, वे इस एहसास के साथ क्यों ना बिताए जाएं कि ये दुनिया सच में उन्हीं की है। काश कक्कू को हम ये एहसास दे पाते। इसके बजाय उसे तो बस घर से निकालने की ही पड़ी रहती थी सबको। ना तो उसकी दुनिया को किसी ने समझा और ना ही उसे संवारने की कोशिश की। पता नहीं क्यों पूरी हमदर्दी रखते हुए भी सब कुछ गलत होता रहा। क्या गलत हुआ ये भी पता नहीं लग पाया। और एक बार जब हमें ये महसूस होने लगा कि वो हमारी दुनिया का नहीं रहा, तो बस एकदम अस्वीकार ही कर दिया उसे। जैसे किसी का बेशकीमती हीरा समुद्र में गिर पड़े तो गोता लगाकर खोजने के बजाय वो घबराया हुआ सवाल बना सोचता रह जाए। उसे ये भी याद ना आए कि उसे तैरना आता भी है या नहीं। बस खड़ा खड़ा अपनी संपत्ति को डूबता देखता रहे और फिर घटे हुए को अवश्यंभावी मान अचानक हार मान कर निढाल बैठ जाए। लेकिन इस अस्वीकार में मुक्ति नहीं थी, बोझ था। एक बड़ा सा अपराध बोझ, अपनी सामर्थ्य की सीमाओं के विवश एहसास का बोझ, एक अपरिचित दुनिया की अबूझ रहस्यात्मकता का बोझ। और भी भारी थी इस बोझ को ढोते चले जाने की मजबूरी। माँ पिताजी के इतवारों की चर्या थी स्कूटर पर बैठकर मीलों दूर किंग्सवे कैंप जाना। माँ सुबह सुबह ताजे फलों का रस निकालकर बोतल में भरती, एक थर्मस में चिकन का गर्म गर्म सूप डालती और टिफ़िन कैरियर के डिब्बों में सब्जियाँ। अस्पताल में अपने सामने उसे खिलाती और फिर हफ्ता भर यही सोचती कि अगले इतवार कौन सी ऐसी चीज़ पका कर ले जाएं जिसे वो शौक से खा ले। यूं माँ पर पिताजी की देखरेख का बोझ भी कम नहीं था। दिल के दौरे के बाद से पिताजी को भी खाने पीने के मामले में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती। मुझे पिताजी का इतनी दूर स्कूटर चलाकर जाना भी घबरवा देता। इस उम्र में इतनी फिक्रें और इतनी भाग दौड़, ऊपर से वे रिटायर हो रहे थे और हमें सरकारी बंगला खाली करना था। इधर माँ मेरी शादी के लिए उतावली हुई जा रही थी। एक बार फिर से वही नाटक खेला गया। लड़के और उसके माँ बाप के सामने कक्कू के होने को एकदम उसी तरह नकार दिया गया जैसे पीप भरे घाव को कपड़े से ढककर कोई उसके दर्द की मौजूदगी में भी मुकर जाए। इस बार बात पक्की हो गई और मेरी शादी की तैयारियों का नया बोझ अब माँ पिताजी पर था। मैंने एमए की पढ़ाई शुरू कर तो दी थी, पर मुझे पता था कि ख़त्म होने से पहले ही मेरी शादी कर दी जाएगी। हमारे घर के इतिहास में हर लड़की ने एमए प्रीवियस तक की ही पढ़ाई की थी। पिताजी को इधर अपना मकान बनवाने की बहुत जल्दी मच गई थी। रिटायर होने के बाद यूँ 6 महीने तक वे मकान रख सकते थे, पर उसके बाद हर हालत में सरकारी बंगला छोड़ना पड़ता। माँ पिताजी को सुनाती रहती, मैं हमेशा आपसे कहती रही कि अपना मकान बनवाओ, अब कहाँ जाएंगे। दिल्ली में किराए के मकान में रहना हमारे बस की नहीं। पिताजी का पेटेंट जवाब होता, कोशिश कर तो रहा ही हूँ, तुमको कुछ पसंद भी तो आए।
उन्होंने एक प्लॉट के लिए बहुत पहले से अर्जी दे रखी थी, पर उस ज़मीन का भी पूरी तरह विकास नहीं हुआ था। न जंगल साफ हुए थे, न पानी की व्यवस्था। इसी से ज़मीन मिलने में देरी होती जा रही थी। किसी घटिया या भीड़ भरी पुरानी दिल्ली के हिस्से में पिताजी रहना नहीं चाहते थे। हमेशा से उन्हें खुली जगहों में ही रहने की आदत रही थी। उन दिनों दक्षिण दिल्ली में ही नई रिहायशी कॉलोनियाँ बन रही थीं। उसी के प्लॉट का इंतज़ार था। प्लॉट मिलते ही किसी हैवान की तरह जुट गए थे पिताजी दिन रात मकान बनवाने में। हर रोज़ सुबह सुबह निकल जाते, देर रात घर आते। सीमेंट, ईंटें, मजदूर, आर्किटेक्ट, शहतीर, पानी, पता नहीं क्या क्या इंतज़ाम उनके सर पर सवार रहते। मुझे पिताजी की हबड़ा तबड़ी कुछ समझ में नहीं पड़ती थी। मैं पूछती, आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है? बन जाएगा धीरे धीरे मकान। आप अपने आप को इतना स्ट्रेन क्यों देते हैं? कुछ देर के लिए तो किराए के मकान में भी रहा जा सकता है। वे पलट कर जवाब देते, नहीं नहीं, बार बार शिफ्ट क्यों करेंगे? घर तो बन ही रहा है। और कक्कू भी जब अस्पताल से आएगा तो किराए की कोठरी में कहाँ रहेगा? फिर मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी भी नए मकान में ही करूँ। अपने मकान की शान कुछ और होती है। पता नहीं मुझे क्यों लगता रहता था कि पिताजी को जैसे भीतर ही भीतर कुछ खाए चला जा रहा है। वे हर पल बड़े बेचैन से दिखते। हर वक्त उन्हें भाग दौड़ सी लगी रहती। हर पल जल्दबाजी मची रहती। हर काम को ख़त्म करने में इतनी उतावली बरतते जैसे कि कल आएगा ही नहीं। एक दिन मैं भी चली गई थी उनके साथ मकान वाली जगह पर। धूप में बैठे बैठे मेरा तो सिर दुखने लगा था। सुबह 10 बजे पहुंचने वाले मजदूर जाकर 1:30 बजे पहुंचे। फिर काम बीच में ही रोक दिया गया कि सीमेंट नहीं है। मुझे लगा पिताजी वहाँ हों या ना, काम तो अपनी गति से ही चलेगा। मैंने कह भी दिया, आप चाहे जाएं या ना, काम तो होता ही रहेगा। फिर आप क्यों मुफ्त में अपनी जान बर्बाद करते हैं? पर उनके जवाब में भी सच था। देखा ना, सीमेंट ही नहीं थी। मैं जाकर इंतज़ाम ना करता तो कल तक भी पड़ा ही रहना था काम। घर के नक्शे में पिताजी ने कक्कू के लिए अलग से कमरा और बाथरूम बनवाया था। मैं नहीं रहूँगा तो कम से कम उसके रहने की जगह तो हो। भैया से भी उन्होंने कहा था, कक्कू मेरी जिम्मेवारी है, उसका बोझ मैं तुम भाइयों पर नहीं डालूँगा। पर इस घर में कक्कू का भी हक है। ये पीछे वाला सेट उसी को दे देना, वो ही रहेगा। वो जिस पिताजी से कक्कू को हरदम शिकायत रहती थी वे उसे घर पर रहने नहीं देते, वही पिताजी जी जान लगाकर अब कक्कू के लिए घर बनवा रहे थे। इसका मतलब कहीं ये भी था कि पिताजी को कहीं उम्मीद थी कि कक्कू ठीक होकर लौटेगा और फिर इसी घर में रहेगा। उम्मीद तो हम सबको थी। आखिर इलाज के लिए ही तो गया था अस्पताल, उसके बाद घर ही लौटना था। घर बन रहा था और पिताजी कहीं तिल तिल कर घुल रहे थे। पर ज्यों ज्यों मकान आकार लेता जाता उनके चेहरे पर भी अजीब खुशी की चमक बढ़ती जाती। वे हर वक्त बड़े उत्तेजित से रहते। रोज़ घर में मकान की तरक्की की ही चर्चा होती रहती। आज छत पड़ गई है, आज फर्श बनने वाले हैं, आज बैठक के फर्श की घिसाई होगी, उसके लिए संगे मरमर की चिप्स डलवाए जा चुके हैं, आज कक्कू वाले बाथरूम में सिंक फिट किया गया है, आज नलके लगाए जाएंगे। बस कुछ इसी तरह की खबरें वे हमें रोज़ सुनाते और अक्सर बताते बताते हाँफने लगते। मकान में बिजली की फिटिंग्स और कुछ फिनिशिंग टचेस रह गए थे, जबकि हमें सरकारी बंगला खाली करने का हुक्म मिला। पिताजी ने फैसला किया कि क्यों न सीधे अपने घर में ही जाकर रहा जाए। छोटे मोटे काम तो हमारे रहते भी हो सकते हैं। वे नए घर में ज़्यादा सामान भी नहीं ले जाना चाहते थे कि नया सामान ही खरीदेंगे। पर माँ ने कक्कू का तो लगभग सारा ही सामान बंधवा लिया था। नए और अपने घर में आकर अजीब तसल्ली सी हुई थी माँ पिताजी को। माँ को घर का नक्शा पूरी तरह से पसंद नहीं आया था। वे रोज़ कुछ ना कुछ शिकायत भी कर देती। लड़का यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था, फला कमरे का रुख इधर नहीं उधर होना चाहिए था। फिर भी अपने घर का सुख कुछ और ही था। लेकिन छोटे मोटे काम अभी बचे थे, इसलिए दिन भर घर में ठोका ठोकी होती रहती। दोपहर में भी आराम करने को नहीं मिलता। कोई ना कोई मजदूर कहीं ना कहीं कुछ ठोक पीट ही रहा होता। बहुत जल्द ही हम इस शोर शराबे से आजिज आने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे ये घर बनना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे ये शोर, ये हथौड़ों की मारामारी, ये कीलों की ठोका ठाकी और ये मजदूरों की बीड़ियों का कड़वा धुआं, ये सब बस ऐसे ही बेचैन करता रहेगा। पिताजी की मकान ख़त्म करने की जल्दबाजी अब बेआरामी में तब्दील होने लगी। अक्सर वे रात रात सो ही न पाते। कई बार जब वे पानी पीने के लिए उठते तो मेरी भी नींद खुल जाती। मेरे पूछने पर बस इतना कह देते, यूं ही नींद नहीं आ रही, तू सो जा।
सुबह को उनका चेहरा उनींदा और थका थका सा दिखता। मैंने उनसे पूछा भी, आपको किस बात की फिक्र सताती रहती है? घर तो बन गया। पता नहीं, दुख दुखी सी लगी रहती है। जाने कितने दिन और जीना है। सारे काम अधूरे पड़े हैं। पूरा का पूरा पैसा मकान में लग गया। खाएंगे पता नहीं कहाँ से। मकान बनाकर भी तसल्ली कहाँ हुई। तेरी माँ भी खुश नहीं। कक्कू पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं। मेरे बाद क्या हाल होगा उसका। ठीक क्यों नहीं होगा? इलाज तो हो रहा है। जहाँ तक पैसे का सवाल है, मैं नौकरी कर लूँगी, इसमें फिक्र नहीं। बेटा, तू कहाँ से करेगी? अगले महीने की तो तेरी शादी की तारीख है। खैर, कुछ ना कुछ तो करना होगा ही। मैं ही कोई नौकरी ढूंढूंगा। उस इतवार मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ पिकनिक पर कुतुब मीनार जा रही थी। फरवरी की बसंती सुबह थी। धूप से खूब सिकी हुई। गुनगुनी हवा में तैरती फूलों की खुशबू और पीली भूरी चिड़ियों की चहचहाट। आसमान खूब खुला। कहीं कहीं छितरे सफ़ेद बादलों के टुकड़े उसकी नीलाई को और भी गहरा देते। पिताजी ने मकान की बनवाई के दौरान सामने वाले हिस्से में आम, जामुन और फूलों के पेड़ लगवा दिए थे। उन्हीं दिनों जब पौधे मंगवाए गए तो उस सरकारी बंगले में भी पिताजी ने पेड़ लगवा दिए जिसमें कि हम रह रहे थे। मैंने हैरान होकर पूछा था, अब यहाँ पेड़ क्यों लगवा रहे हैं? ये घर तो हमने छोड़ देना है। वे हल्के से मुस्कुराए थे। बेटा, हमने किसी का बोया खाया, कोई हमारा बोया खाएगा? छत से बसंत का सुख भोगते उन नन्हे पेड़ों को देखती मैं सोच रही थी, पता नहीं कब जाकर बड़े होंगे ये। और जब सचमुच बड़े होंगे तो तब ये घर मेरा कहाँ रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि गति ही जीवन है। घर, फिर घर से बाहर एक और घर, सिलसिला चलता रहता है। घर से बाहर भी कहीं घर होता है और कभी उस घर में रहते भी बनी रहती है घर की तमन्ना। ये भी गति है। गति तो शायद इस सिलसिले की पहचान भर है। घर में या घर से बाहर होने की संवेदनात्मक या भावात्मक अनुभव से बेखबर, बेवास्ता, बेसरोकार। पिताजी की आवाज़ से मैं चौंकी थी। मैं खाली हूँ, तुझे कॉलेज छोड़ाता हूँ। उन दिनों दक्षिण दिल्ली इतना बसा नहीं था। मकान की छत से दूर दूर तक खंडहर ही खंडहर दिखते थे। हमारी कॉलोनी से कोई बस नहीं चलती थी। टैक्सी, स्कूटर भी इक्के दुक्के ही आते थे। इसलिए अक्सर मुझे बस स्टैंड पर छोड़ना पड़ता था उनको। इतनी दूर क्यों जाएंगे? बस स्टॉप तक ही छोड़ दीजिए। पता नहीं क्यों उन्होंने जिद की थी। मुझे पूरा कॉलेज तक छोड़ा। कॉलेज के गेट पर जब मैं उन्हें बाय बाय करने लगी तो सहसा उनका चेहरा बेहद जर्द और उतरा हुआ लगा। आंखों के नीचे काली झाइयाँ सी पड़ी थीं। भीतर को धंस रही थीं आंखें। एकदम घबराहट सी सरसरा गई मेरे भीतर। क्या बात है पिताजी, आप बड़े थके थके से लग रहे हैं? कुछ नहीं, रात नींद नहीं आई। बड़ा अनमना सा स्वर था उनका। मुझे पता होता तो आपसे इतनी दूर खुद को छुड़वाती तो नहीं। अब प्लीज़ घर जाकर आराम कीजिएगा। हाँ हाँ, अब आराम ही करना है। कल बिजली की फिटिंग्स तो ले ही आया था। अब और कुछ खास बचा ही नहीं, आराम ही करूँगा। कक्कू के पास भी तो जाएंगे आप? देखता हूँ, आज शायद उससे मिलना ना हो पाए। गया तो आराम करके दोपहर में ही जाऊँगा। तो फिक्र मत कर, घर जाकर आराम ही करूँगा। आश्वासन पाकर मैं सहेलियों से मिलते ही सब कुछ भूल पूरी तरह से पिकनिक की चहल पहल में रच रम गई थी। कुतुब ले जाने वाली बसें पहले से ही मौजूद थीं। आधी से ज़्यादा लड़कियां उनमें बैठ भी चुकी थीं। रंग बिरंगे कपड़ों में बसंत के फूलों से खिली उन लड़कियों को देख ऐसा लग रहा था मानो उन बसों में फूलों की ही झांकियां सजी हों। चहचहाहट इतनी कि मानो सारे जंगल की चिड़ियों को पकड़कर इन्हीं बसों में कैद कर दिया गया हो। मैं जल्द ही ढूंढ ढांड कर अपनी सहेलियों के गुट में शामिल हो गई। बसंत की जो रागिनी हमने छेड़ी वो कुतुब पहुंचकर भी जारी रही। पर बड़ा अजीब सा था वो पिकनिक का दिन। जिंदगी और मौत के तरह तरह के प्रतीक अनजाने ही मेरे अवचेतन से खेलते रहे थे। वसंत भर ही खिलने वाले फूल और इतिहास को जी जाने वाले खंडहर, पैरों को छूती हुई गीली पहचानी सी हरी घास का फैलाव और छुअन से बहुत परे आसमान की नीली रहस्यात्मकता का विस्तार। हरियाली जिंदगी का, खुशी का प्रतीक होती है, नीलापन मौत का, जहर का। फिर भी एक ही शब्द श्याम दोनों रंगों को अपने में समेटे है। शायद इसीलिए संसार के सृष्टा की परिकल्पना भी इसी रंग से जुड़ी हुई है। मौत और जिंदगी दोनों उसी में तो समाहित हैं। सच में कितना कम फर्क है मौत और जिंदगी में। यूं वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कभी न मिल सकने वाले सागर के दो छोर हों, जबकि एक के भीतर दूसरा ऐसा समाया है जैसे सागर के भीतर उसकी गहराई या पानी के भीतर उसकी नीलाई।
मेरी सहेलियां मेरे मंगेतर को लेकर मुझे छेड़ती रही थीं। परिवार से अलग उससे मेरी इकलौती मुलाकात का चर्चा उन्हें गुदगुदा देता था। वे बार बार रस लेती, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछती रहती। मुझे शायद उसके बारे में बात करने में सुख मिलता था, सो मैं भी बात को तान फैला कर कहाँ का कहाँ पहुँचा देती। जिंदगी के उस अनछुए हिस्से में बात का सुख भी कितना बड़ा और सच्चा सुख था। मेरी उस मामूली सी घटना विहीन मुलाकात के बयान में ही कितना कुछ जी लिया था मेरी उन बिना मंगनी हुई अनब्याही सखियों ने। पर बहुत अजीब सी थी मेरी निजी स्थिति। एक और मन में गुदगुदाहट होती, मीठी भावरें उठती, वहीं पलों में ही मन बेचैन और उदास हो उठता। कक्कू, माँ, पिताजी, लगता कहीं मेरे घर को मेरी ज़रूरत है। जैसे कोई भयंकर साए इस घर पर मंडरा रहे थे, जिन्हें पता नहीं मैं हटा सकती थी या नहीं, पर कम से कम मेरी मौजूदगी, मेरी शिरकत जैसे कहीं बहुत ज़रूरी थी। खंडहरों, हरियाली और रंगों से खेलते, झूमते, गाते, पता नहीं कब दोपहरी कुम्हलाने लगी। पिकनिक समेटने का वक्त आ गया। अचानक भीतर अजीब सी खोह पड़ने लगी। उत्सव का अंत तो मुझे हमेशा उदास कर देता है, पर ऐसी खोह मुझे कभी नहीं पड़ी थी। मन जैसे किसी गुफा में धंसता जा रहा था। मुझे समझ भी नहीं पड़ रहा था कि अचानक ये मुझे क्या हो रहा है। ऐसी घबराहट, ऐसा दिल बैठना, जैसे कहीं बहुत भारी वज्रपात हुआ हो। कॉलेज की बस ने एक नियत कोने पर छोड़ दिया। वहाँ से मैंने घर के लिए बस ली। बस स्टॉप चूँकि घर से बहुत दूर था, मैं सोचने लगी कि पिताजी को अगर लौटने का नियत वक्त बता देती तो मुझे लेने भी आ जाते। फिर लगा कि अच्छा ही किया कि उन्हें आराम करने दिया। स्कूटर वाले से पूछा तो उसने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत लंबा था वो स्कूटर वाले के लिए उतना ही छोटा। मैंने पैदल चलने की ही ठान ली। रास्ते भर मुस्कुराती जा रही थी और पिताजी से बातें करती जा रही थी कि देखो, आज आपकी बेटी अपने आप इतनी दूर पैदल ही आ गई। खुशी इस बात की भी हो रही थी कि उन्हें तकलीफ़ दिए बिना मैं ठीक ठाक घर पहुंच जाऊंगी, और देर भी नहीं हुई थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन आसमान के रंग अभी भी आग की लपटों से धड़क रहे थे। अपने घर वाली गली की तरफ मुड़ी तो देखा मकान के गेट के बाहर ही मेरी मौसी का बड़ा बेटा शम्मी खड़ा हुआ है। मुझे अचंभा हुआ। मैंने दूर से उसे आवाज़ लगाते हुए पूछना शुरू कर दिया, अरे तू कैसे आया? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने आज आना है। मेरे इन कौतूहल भरे उद्गारों पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। करीब पहुंचकर मैंने फिर दोहराया, तू कब आया? हाँ, अभी बताता हूँ। उसने हल्के से मेरे दोनों कंधों को पीछे से अपनी दाईं बाह में समेटा और मुझे गेट से अंदर की ओर ले चला। बैठक का दरवाज़ा खुला पड़ा था। घर का एक प्रवेश बैठक के इस दरवाजे से भी था। दरवाजे के करीब पहुंचने के ठीक पहले उसने धीरे से मेरे कान के पास मुँह लाकर कहा, मासड़ जी नहीं रहे। बरामदे की इकलौती सीढ़ी चढ़ते ही बैठक के फर्श पर सफ़ेद चादर से ढकी पिताजी की लाश पर मेरी नज़र पड़ गई थी। कुछ घड़ियां पहले ही तो मैं मनी मन उनसे बातें करती हुई आ रही थी, तो यूं ही बातें कर रही थी। वे सुन भी नहीं रहे थे। क्या सच में कुछ नहीं पहुंचा था उन तक? कितना कुछ मैंने उन्हें घर पहुंचकर बतलाना था। मेरा दिन भर का अनुभव और अचानक उनकी ऐसी तीखी याद, भीतर खो पड़ना। सहसा भीतर कुछ दरक गया। तो जब मैं बतिया रही थी वे इस दुनिया में भी मौजूद नहीं थे। अब मैं कभी भी उनसे अपनी बात नहीं कह पाऊंगी। अपने आप को ये विश्वास दिलाना ही मुश्किल लग रहा था कि ऐसा कुछ घटा है। मेरे भीतर को तोड़ मरोड़ कर जैसे किसी ने चिथड़े चिथड़े कर दिया हो। एक चीख के साथ मैंने उस सामने रखी तकलीफ देह सच्चाई को नकारने की भरसक कोशिश की, और उसके बाद चीखें, आंसू उस सच्चाई को और भी ज़्यादा घिस घिस कर पहना और नुकीला बनाकर मेरे भीतर उतार रहे थे। आसमान से उठती बहुत सी आवाज़ें, अधूरे पूरे वाक्यों के टुकड़े कान में पड़ते रहे। अचानक दिल का दौरा पड़ा। घर पर कोई नहीं था। माँ ने एक मज़दूर से कहकर टैक्सी मंगवाई। अभी दरवाजे का ताला लगा ही रहे थे कि बेहोश होकर गिर गए। मज़दूरों ने टैक्सी में बिठाया क्या, लिटाया। अस्पताल पहुंचने के पहले ही दिल की धड़कन रुक चुकी थी। मौसी, मामा, बुआ और बहुत से जाने पहचाने से चेहरे आसपास थे, पर पता नहीं कोई भी चेहरा तसल्ली नहीं देता था। इतने लोगों से घिरा होकर भी इंसान कितना अकेला हो जाता है अपने दुख में। लगता था जो मेरा खोया है वो इनमें से किसी का नहीं खोया। दोनों भाइयों के हवाई जहाज़ सुबह से पहले नहीं पहुंच सकते थे। पिताजी की लाश को बर्फ़ की सिल्लियों पर रख दिया गया था। कोई कक्कू को लाएगा अस्पताल से?
ये सवाल मौसी ने उठाया था। उसको क्या पता कि क्या हुआ है, वो कौन सा पहचानता होगा। फिर भी बेटा है, बाप का आखिरी बार मुंह तो दिखाना ही चाहिए। मैं जाकर ले आऊँगा कल सुबह, मामा जी ने कहा था। माँ किसी कोने में सुन्न सी पड़ी थी। उनको ना अपना होश था न किसी और का। उनको मैंने चीखते चिल्लाते नहीं सुना। उनका दुख तो मुझसे भी बड़ा था। मेरे सामने तो फिर भी एक भविष्य था। क्या था माँ का भविष्य? क्या माँ भी अपना दुख बांटने में खुद को असमर्थ पा रही थी? एकाकी, सुन्न। हर कोई अपना अपना दुख अपने ढंग से ही सहता है। दूसरों की शिरकत बहुत मामूली सा ही फर्क ला पाती है। फिर भी कितना ज़रूरी होता है कि कोई संभालने वाला हो। सारी रात मैं वहीं बैठक में ही बैठी रही थी। बार बार मौसी या मामा कोई ना कोई भीतर जाकर सोने को कहता रहा, पर मेरा वहाँ से उठने को जी ही नहीं होता था। बर्फ़ की सिल्ली पर पड़े उस शरीर में आते विकार देखती रही थी और जो कुछ बचा खुचा था उसे जैसे अंतिम बार भरसक अपने भीतर समो लेना चाहती थी। जिंदगी भर शायद मैंने पिताजी का चेहरा उतने ध्यान से न देखा होगा जैसे उस रात। जो कोई इतना अपना होता है कि हम उस पर इतना ध्यान भी नहीं देते और अचानक खो देने पर एक गहरे पछतावे के साथ उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। यूँ भी पिता के साथ बेटी का रिश्ता भी शायद कुछ इस तरह का होता है कि देर तक चेहरे पर निगाह टिकाई नहीं जा सकती। या कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसे भाव में अवसर भी नहीं आए कि देर तक निगाह उन्हें जोहती रहती। पर आज जब वे पूरी तरह से बेखबर लेटे थे तो मेरी आँख उनके चेहरे से हटती ही नहीं थी। उस शांत निद्रित चेहरे के साथ ही मैं अपना आखिरी रिश्ता जोड़कर जीवन भर की कमियां पूरी कर लेना चाहती थी। अजीब बात थी कि पिता अब तक मेरे लिए जो कुछ भी रहे हों, पर एक शरीर नहीं थे। उनके शरीर के प्रति कोई सजगता नहीं थी, पर आज सिर्फ वो निष्क्रिय शरीर ही मेरे सारे संपर्कों, मेरे चेतन में उनके प्रति भावों प्रतिभावों का माध्यम बन गया था। भोर की बेला में किसी ने मुझे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया था। तब तक मैं पूरी तरह से निचुड़ चुकी थी। अंततः थकान ही निस्तार देती है हर तरह के अतिरेक से, चाहे सुख का हो या दुख का। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो घर भर में दबदबा सा कोलाहल मचा हुआ था। दीदी बच्चों के साथ पहुंच चुकी थी। दोनों भैया भी तभी तभी पहुंचे थे। रोने धोने, खुसफुस बातें और पुकारने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रही थीं, पर मैं निस्पंद पड़ी रही अपने बिस्तर में। कुछ देर बाद उठ हाथ मुंह धोकर मैं बैठक में गई तो मर्द लोग पिताजी की लाश नहलाने की तैयारी कर रहे थे। मैं दीदी भैया भाभी से गले लगकर बाहर लॉन में आ गई। यूँ भी पिताजी को नहलाने के इस उपचार में मुझे या किसी भी महिला को बैठक के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी। दोनों भैया और चाचा वगैरह बैठक के दरवाजे बंद करके नहलाना कर रहे थे। पानी की बाल्टियाँ वहीं अंदर ले जाई गई थीं। सोफ़े वगैरह तो कल शाम को ही उठाकर बरामदे में रख दिए गए थे। अब नहलाने से पहले कालीन और दरी भी बाहर लॉन में बिछा दिए गए थे। बहुत सारे लोग, रिश्तेदार इधर उधर बिखरे बैठे हुए थे। बहुत से चेहरे जिन्हें कभी देखा ही नहीं था या जिन्हें बरसों बाद देख रही थी। हर किसी का मृतक के साथ अपने अपनी किस्म का रिश्ता होता है। आज देख रही थी कि पिताजी कितनों से कितनी कितनी तरह से जुड़े थे और ये भी महसूस कर रही थी कि आज के बाद शायद ही ये चेहरे फिर दिखें। किसी जाने पहचाने का चले जाना अचानक ही मौत के प्रति इंसानी कौतूहल को एकदम से जगा देता है। फिर जीने को उत्सुक आदमी उतनी ही जल्दी सब भूल भुलाकर जीने के कर्म में जुट जाना चाहता है। तभी मामा जी गाड़ी से उतरे और कक्कू उनके पीछे पीछे उनका सहारा लेता उतरा। मुझे उसका चेहरा बड़ा खोया खोया सा, उड़ा उड़ा सा लगा। उसकी निगाह सीधी लॉन की भीड़ पर पड़ी थी। एक अजनबी सा, अनपहचाना सा भाव था उसमें। वो पहली बार हमारे नए घर में आ रहा था। एक उड़ती सी निगाह मकान पर भी पड़ी थी उसकी, एक उलझी हुई सी निगाह। कक्कू उस भीड़ में किसी को भी पहचानता नहीं था, अपने भाई बहनों को भी नहीं शायद। किसी के लिए भी उसकी आंख में पहचान का भाव नहीं था। एक बड़ी तीखी सी पीड़ा उठी मेरे भीतर। मुझे अंदाज तक नहीं था कि मेरा भाई क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। क्या उसे अब भी एहसास है कि मैं उसकी बहन हूँ, कि कितना करीबी रिश्ता है उसके और मेरे बीच। मैं चाहे इस रिश्ते को बनाए रखूँ या तोड़ डालूँ, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा इसे? मेरा होना ना होना इसके लिए शायद मायने ही नहीं रखता। मैं मर भी जाऊँ तो शायद इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते शायद सिर्फ चेतना से ही जुड़े हैं। न तो अचेतन पड़े पिताजी को मेरे साथ अपने रिश्ते का एहसास है,
न शायद कक्कू को। मुझे लगा जिंदगी सिर्फ हार की ही बाजी है, हार का ही खेल है। कितना बड़ा झूठ है ये रिश्ते। आज मैं अपनी इंद्रियों से महसूस करना बंद कर दूं तो सारे रिश्ते ही मेरे लिए खत्म। जिन रिश्तों को जी जान से भी ज़्यादा अहमियत देती रही हूँ, इतने कच्चे और बेईमानी हैं वे। एक चोट, एक वार और सारे रिश्ते मिट्टी में। तभी भीतर एक आवेग सा उठा, जैसे कि इतनी आसानी से इन रिश्तों को मैं झुठला नहीं सकती थी। मैं तेजी से कक्कू की ओर बढ़ी और उसके कंधों को झकझोरती सी मेरी रुलाई फूट पड़ी। पिताजी हमें छोड़ गए कक्कू। कक्कू कुछ पल खाली खाली खोखली सी आंखों से मुझे ताकता रहा, फिर अचानक बोला, क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी को? कहाँ है पिताजी? वे नहीं रहे कक्कू। मेरी रुलाई और तेज हो रही थी। शायद मुझे रोता देख या पता नहीं किस एहसास से उसकी आंखों में अजीब वेदना का भाव उभरा था। वो वेदना एक बुझा बुझापन सा फिर घंटों उसकी आंखों में जमा रहा। उसने फिर किसी से बात नहीं की, कुछ भी, बस आंखों में वही उलझी हुई वेदना का भाव लिए खामोश सबको ताकता रहा। मामा जी उसे पिताजी के नहाए धुले शरीर के पास ले जाकर बोले, ले पिताजी के चरण छू ले, उनके अंतिम दर्शन कर ले। वो उसी उलझे और सहमे भाव से खड़ा पिताजी के शरीर को देखता रहा था, फिर वहीं पास बैठ गया और एकटक उन्हें देखता ही रहा। फिर अचानक मामा जी से बोला, क्या हुआ इनको? हैं? क्या हुआ इनको? कुछ खोजती सी आंखों से वो वहाँ फैले रिश्तेदारों की ओर देखने लगा, जैसे कि उन्हीं के पास जवाब हो। ज़्यादातर लोग इस वक्त उसी को घूर रहे थे। अचानक उन्हीं रिश्तेदारों की ओर मुखर हो वो अपना सवाल दोहराने लगा। मुझे लगा जैसे कि वो पिताजी के बजाय उन जमा हुए लोगों को लेकर ही कह रहा हो, क्या हुआ है इनको? हैं? क्या हुआ है इनको? स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई थी। शोक की उस घड़ी में परिहास सा दिखा था कुछ चेहरों पर। मामा जी और भैया खिसिया से आए थे। अगले पल वे कक्कू को उठाकर सहारा देते हुए पिताजी द्वारा बनवाए गए कक्कू के अपने कमरे में ले गए थे। वो थका थका सा हो रहा था। वहीं बिस्तर पर लिटा दिया तो वो सो ही गया। उसे शमशान नहीं ले गए थे। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध प्रवासी साहित्यकार सुषम बेदी जी का लिखा हुआ इंसानी मनोविज्ञान के भावों पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास कतरा दर कतरा। उपन्यास आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। उच्च कोटि का हिंदी साहित्य सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।